स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। अभी बताया था मैंने इससे पहले, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। जो हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे पॉलीमर होते हैं, किसके? अल्फा अमाइनो एसिड के जो होते हैं क्या? पॉलीमर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अल्फा अमाइनो एसिड कैसे पॉलीमर, इस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसकी बात हम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटीन में जो होता है वो जो बॉन्ड पाया जाता है, पहले मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा। बॉन्ड जो पाया जाता है उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, या इसी को हम बोलते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीमर होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड के। ये अल्फा अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा या पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा क्या होते हैं? लिंकअप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और यहां पर होता क्या है, यहां पर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं NH2 ग्रुप से और COH ग्रुप से, और उसके बाद क्या होता है? वाटर का एलिमिनेशन होता है। वाटर के एलिमिनेशन के बाद ही हमारा क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बनते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज जो होता है ग्रुप, इस तरीके से कहीं पर भी बॉन्ड अगर आपको दिख जाए, ठीक है, ये बॉन्ड जो होता है हमारा कौन सा होता है? पेप्टाइड लिंकेज, या इसको एमाइड भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, अगर डाइपेप्टाइड में बेटा, डाइपेप्टाइड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर हम ग्लाइसिन की बात कर लें बेटा, ग्लाइसिन की बात कर लें और अलानिन की अगर मैं बात कर लूं, तो ग्लाइसिन और अलानिन में देखिए तो यहां पर अगर मैं देखूं ये हमारा NH2 ग्रुप है, CHH, इस तरीके से हम देख सकते हैं COOH, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है बेटा? ग्लाइसिन है, और ये हमारा कौन है? अलानिन है। ठीक है, दो अमाइनो एसिड हमारी ये हैं। जब दो अमाइनो एसिड इस तरीके से हमारी बॉन्ड बनाएंगी और इस तरीके से यहां पर क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा। वाटर के एलिमिनेशन के बाद इस तरीके से हमारा CONH, जैसा कि मैंने अभी बताया है, CONH जो बॉन्ड है वहां पर अभी हम बात करें तो CONH बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो इस तरीके NH2 हो जाएगा और CH C डबल बॉन्ड O NH CH3H, उसके बाद क्या आएगा? COOH। ठीक, ये हमारी ग्लाइसिन अमाइनो एसिड थी बेटा, ये हमारी अलानिन थी। इसका हम नाम दे सकते हैं ग्लाइसिल। ठीक है, ग्लाइसिल एलानिल की बात कर सकते हैं, ग्लाइसिल एलानिन, ग्लाइसिल एलानिन। ठीक है, ये हमारा क्या है? डाइपेप्टाइड है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्लाई अला। इस तरीके से ग्लाइस से ग्लाइसिन हो जाएगा, ट्रिवियल बताया था हमने, ट्रिवियल में थ्री वर्ड अब्रिविएशन की बात किया था, ग्लाई हो जाएगा, और अलानिन से क्या हो जाएगा? अला हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या होगा बेटा? डाइपेप्टाइड। ये कौन सा होगा? डाइपेप्टाइड का ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि ये जो हमारा बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड है। अच्छा, आप इस तरीके से आप देख सकते हैं डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस तरीके से CONH बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हम सारी बातें कर सकते हैं। ग्लाइसिन अलानिन, ठीक है, ग्लाइसिन अलानिन, वाटर का एलिमिनेशन होगा और क्या बनेगा? ग्लाइसिल अलानिन, ग्लाई अला, ये जो कि क्या है बेटा? डाइपेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड की बात करेंगे। ट्राइपेप्टाइड में अगर देखा जाए, ठीक है बेटा, ट्राइपेप्टाइड की अगर बात किया जाए तो ट्राइपेप्टाइड में हमारा क्या होगा? नेक्स्ट अमाइनो एसिड को अगर हम जोड़ दें तो वहां पर क्या हो जाएगा? 3 अमाइनो एसिड उसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, 4 अमाइनो एसिड उसको टेट्रापेप्टाइड, 5 अमाइनो एसिड को अगर हम जोड़ेंगे उसे बोलेंगे पेंटापेप्टाइड, 6 अमाइनो एसिड उसे बोलेंगे हेक्सापेप्टाइड। ये हम ऐसे बोल सकते हैं पेप्टाइड वर्ड। ठीक है बेटा, इस तरीके से एक बात हम थोड़ा सा कर ही लेते हैं। अगर हमारी 3 अमाइनो एसिड होगी, अगर 3 अमाइनो एसिड होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड, पेप्टाइड। ठीक है, इसे हम ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। अगर हमारी 4 अमाइनो एसिड होगी तो उसे बोलेंगे हम टेट्रापेप्टाइड।
टेट्रापेप्टाइड। ठीक है बेटा, अगर हमारा 5 अमाइनो एसिड, 6 अमाइनो एसिड एंड सो ऑन, इस तरीके से कहा जाएगा 3 ट्राई 4 टेट्रा। लेकिन एक बात ये है, ये हमारी पेप्टाइड है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो ट्राइपेप्टाइड में 2, टेट्रा में 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अगर आपसे कहा जाए पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, तो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। यहां पर अगर हमसे कहा जाए तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे बेटा। अगर और होता 5 अमाइनो एसिड अगर होगी, तब हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, पेंटापेप्टाइड। क्या बोलेंगे, पेंटापेप्टाइड। और इसमें अगर बॉन्ड की बात किया जाए तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारा पेप्टाइड होता है, ठीक है, अगर ट्राई है तो 2। इसका मतलब ये है कि अगर मुझसे कहा जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो जो पेप्टाइड हमें बोला जाए उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करके हम पेप्टाइड बॉन्ड को बता देंगे। जैसे डाइपेप्टाइड था, ग्लाइसिन और अलानिन को जोड़ा था, 2 अमाइनो एसिड को जोड़ा था, तो डाइपेप्टाइड बना। लेकिन वाटर का एलिमिनेशन एक ही मॉलिक्यूल का तो हुआ था, तो इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ एक ही था, CONH बॉन्ड एक ही तो था। ठीक है, लेकिन अगर 3 है तो 2 होगा, 4 है तो क्या होगा बेटा, ठीक है, 3 होगा, अगर 5 होगा तो 4 होगा। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर, आप उसके पेप्टाइड से एक क्या कर लेना, कम कर लेना। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन कहीं ये गलत ना हो जाए, जबकि प्रोनाउंसिएशन में लगता है पेप्टाइड, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड लगता है 4 पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं 4 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, 3 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड और मैं बोलूंगा बेटा, पेप्टाइड हम किस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अगर हमारी अमाइनो एसिड का नंबर, पेप्टाइड बनाते वक्त अगर 10 अमाइनो एसिड से कम है, अमाइनो एसिड का नंबर 10 अमाइनो एसिड से कम है, तब उसको हम सिर्फ पेप्टाइड वर्ड देंगे बेटा। क्या देंगे, पेप्टाइड वर्ड नाम देंगे। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा। ठीक है, एंड इस तरीके से 10 तक अगर बात किया जाए, 10 से कम की बात किया जाए, तो उसको बस उसके सामने वर्ड लगा लेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन, इस तरीके से ऑक्टा, नॉन, ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे, उसको पेप्टाइड वर्ड ही देंगे। लेकिन अगर अमाइनो एसिड का नंबर अगर 10 से बेटा ज्यादा हो जाए, अगर 10 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब इसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम देंगे, पॉलीपेप्टाइड नाम देंगे, पॉलीपेप्टाइड नाम देंगे बेटा। ठीक है, लेकिन 10 से अमाइनो एसिड का नंबर, ऐसे में इसको लिखूंगा, अमाइनो एसिड का नंबर 10 से तो ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो, लेकिन हमारा क्या हो, 100 अमाइनो एसिड से कम हो। अमाइनो एसिड का नंबर 10 से ज्यादा, 100 से कम, तब उसे क्या बोलेंगे, हम पॉलीपेप्टाइड नाम देंगे। लेकिन एक बात और है, अगर मैं अमाइनो एसिड का नंबर, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड जोड़ते जोड़ते हम पॉलीपेप्टाइड बनाते जाएं, और उस पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड का नंबर 100 अमाइनो एसिड से 100 अमाइनो एसिड से अगर ज्यादा हो जाता है, तब हम उसको क्या नाम देंगे बेटा, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन देने की क्या कहते हैं, टर्म एंड कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंकअप करते चले जाएं और अमाइनो एसिड का नंबर 100 से बेटा ज्यादा हो जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम उसको प्रोटीन नाम दे सकते हैं। उससे पहले हम क्या नाम देंगे, पॉलीपेप्टाइड नाम देंगे, और अगर कहीं 10 से भी कम अगर हो गया तो उसको हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइड देंगे। और जितनी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होगी उसका नाम हम उसके सामने लगा लेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे, एक कम करके उसके पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता देंगे। ठीक, लेकिन एक बात और है बेटा, ठीक है, यहां पर प्रोटीन देने के लिए ये तो जरूरी है, ठीक है, उसके साथ साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमारा क्या होना चाहिए, 10,000
एमयू से क्या क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए या अप्रॉक्स 10,000 एमयू होना चाहिए, तभी हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं, उससे पहले हम इसको प्रोटीन बोल नहीं सकते। इस तरीके से आपको हमने सारी चीजों को समराइज कर लिया, आप इसको दिमाग पर बैठा ले बेटा, ठीक है। 10,000 यूनिट की अगर बात किया जाए, इतना मॉलिक्यूलर वेट हो तभी हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। एक्सेप्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक्सेप्शन हमारा एक्सेप्शन में देखोगे आप तो एक्सेप्शन में एक हमने बताया इंसुलिन, ठीक है। एनसीईआरटी की बात किया जाए, इंसुलिन एक बार एनसीईआरटी कहता है कि अगर अमीनो एसिड का नंबर 100 से ज्यादा, तब तो हम उसको प्रोटीन बोलेंगे, उससे पहले हम प्रोटीन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इंसुलिन में अगर मैं देखूं बेटा, तो इंसुलिन में क्या है, 51 अमीनो एसिड पाई जाती है। अगर 51 अमीनो एसिड अगर है, तब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसकी कौन सी कैटेगरी में आएगा, पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में आएगा, इसको हम प्रोटीन नहीं बोल सकते। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि अगर, इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि पॉलीपेप्टाइड में और प्रोटीन में वेल डिस्टिंक्शन नहीं है। कहने के बाद दोनों में बहुत ज्यादा क्लियरिटी, पूरी तरीके से दोनों को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आगे ही लाइन में एनसीईआरटी कहता है कि 51 अमीनो एसिड अगर है इंसुलिन में, उसको भी मैं प्रोटीन बोल रहा हूं। इंसुलिन हमारी क्या है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन मैं कब बोल पा रहा हूं, जब इसका क्या है, वेल डिफाइंड, एनसीईआरटी कहता है वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन। अगर इसका वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन अगर हो, ठीक है, कोई भी अगर अमीनो एसिड अगर हमारी, कहने का मतलब मेरा ये है कि पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी में ही चाहे क्यों ना आए, लेकिन अगर वेल डिफाइंड अगर क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर इसका कन्फर्मेशन अगर है, तब हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन बोल सकते हैं। जैसे कि हम किसकी बात करते हैं, इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट शेप। अगर मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर अगर मैं देखूं, मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर, तब हम प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक होती है हमारी फाइब्रस प्रोटीन, एक होती है हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक बात मैं एक जनरल सी बात बता दूं, अभी जस्ट इसके बाद बताने जा रहा हूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो मैं पहले ही बता दूं फिलहाल कि चाहे फाइब्रस प्रोटीन की बात की जाए, चाहे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। कहने का मतलब ये टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पहले एक बात इसी को क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें फाइब्रस प्रोटीन की बात किया जाए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि दोनों कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बताओगे, टर्सरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ये टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दूसरी बात तो ये है, फाइब्रस नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रस, इसमें क्या होता है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड तीसरी, ऐसे ऐसे इस तरीके से अगर कहा जाए, तो ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है क्या करती है, रन पैरेलल, पैरेलली इस तरीके से रन करती हैं। और रन करने के बाद ये आपस में कौन से बॉन्ड में इस तरीके से आपस में बंधे होते हैं, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड और क्या बताओगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हमारे जो एक एक हम लाइन बनाए हैं, ये हमारा क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। और इसका जो अपीयरेंस होता है, वो हमारा जो अपीयरेंस होता है वो हमारा फाइबर लाइक होता है। अपीयरेंस फाइबर लाइक प्रोटीन, फाइबर लाइक होने की वजह से इसका नाम क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से, एक पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से आपस में, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसे ये फाइबर अपीयरेंस होता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से बॉन्ड के द्वारा ये आपस में हेल्ड होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरीके से, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। एक पॉइंट और बात करेंगे, अगर ये फाइब्रस होने की वजह से बेटा, यहां पर ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल, तो क्या बताओगे, वे वाटर में हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जनरली हमारे क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन की बात कर रहे हैं।
और ये हमारे क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन हमारा पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अच्छा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अगर बात किया जाए तो पॉलीपेप्टाइड चेन कोइल्ड अराउंड टू गिव द स्फेरिकल शेप, ठीक है। इस तरीके से अगर बात किया जाए, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपस में इस तरीके से कोइल्ड होकर के क्या कहते हैं, कैसे बनाती है, स्फेरिकल शेप बनाती है, ठीक है। जैसे इस तरीके से माना कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरीके से आपस में इस तरीके से कोइल्ड होकर के बकायदा इस तरीके से क्या बना लिया, ये एक स्फेरिकल शेप बना लिया, ठीक है। अगर ये एक स्फेरिकल शेप अगर इस तरीके से अगर बना लिया तो दिस इज क्या है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इस तरीके से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा हेल्ड अगर हो और ये फाइबर लाइक अपीयरेंस हो, किसे क्या बोलेंगे, फाइब्रस प्रोटीन। ये बेटा कैसा है, इनसॉल्युबल, ये कैसी होती है, सॉल्युबल, ठीक है, ग्लोबुलर सॉल्युबल होगी, ठीक है। अच्छा इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें बॉन्ड की बात किया जाए तो अभी जस्ट मैं आगे बात कर रहा हूं, फिलहाल एनसीईआरटी में यहां कुछ नहीं दिया, टर्सरी स्ट्रक्चर में दिया गया है कि ये जो बॉन्ड होता है सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो हेल्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं आगे बता रहा हूं, टर्सरी स्ट्रक्चर में बात करूंगा फिलहाल। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारा फाइब्रस प्रोटीन का, हमारा एक एग्जाम्पल बेटा कौन सी प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन कौन है, मायोसिन। केराटिन प्रोटीन हमारे कहां पर पाई जाती है, हेयर में पाई जाती है, बाल में। वूल की बात किया जाए, ऊन की बात किया जाए, सिल्क की बात किया जाए, ठीक है, हेयर, वूल और सिल्क की बात किया जाए कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी बेटा, केराटिन की बात किया जाए, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और अगर मायोसिन की अगर मैं बात करूं तो मायोसिन प्रोटीन कहां पर पाई जाती है, हमारे मसल्स में पाई जाती है बेटा, ठीक है। तो केराटिन एंड मायोसिन जो हमारी प्रोटीन होगी वो कौन, किसका एग्जांपल होगी, फाइब्रस प्रोटीन का। और अभी मैं इससे पहले मैं 51 अमीनो एसिड की बात किया था, इंसुलिन की बात कर लिया जाए और एल्ब्यूमिन की बात किया जाए, ये दोनों प्रोटीन की अगर बात किया जाए, ये दोनों प्रोटीन हमारे कहां पर किसका एग्जांपल होंगी, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल होंगी, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होंगी, स्फेरिकल शेप होंगी, ठीक है। इस तरीके से सारी बात हो गई, ठीक है। अब हम आपको बेटा बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बाद बात करने जा रहे हैं। आइए, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल, ठीक है बेटा। अब हम स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन को 4 डिफरेंट लेवल पर हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि 4 डिफरेंट लेवल पाए जाते हैं इसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टररी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोटीन में, ठीक है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टररी को हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं फिलहाल। आइए हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है फिलहाल, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैव अमीनो एसिड लिंक्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, एक अलानिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लूटामिन, ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं, जो भी हमारे अमीनो एसिड है एक सीक्वेंस में इस तरीके से बेटा क्या है, अरेंज है, ठीक है। अगर हमारी ये सीक्वेंस अगर बदल जाए, अगर हमारा एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर क्या कहते हैं इस तरीके से अगर हमने इसके सीक्वेंस को अगर बदल दिया, कोई भी चेंज हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर मैंने चेंज कर दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर दिया तो जो हमारी प्रोटीन जो प्रोटीन होगी उसका प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोई भी चेंज अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर कर दिया, दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, तो कोई दूसरी डिफरेंट प्रोटीन हमारी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस तरीके से देखूं बेटा, ये जितने भी इस तरीके से गांठ पड़ी हुई है ये सब हमारी क्या है, अमीनो एसिड है। Let us consider that glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, histidine, proline, tryptophan, tyrosine and so on। इस तरीके से एक सीक्वेंस में हर एक अमीनो एसिड इस तरीके से, हर एक का मतलब जो भी प्रोटीन होगी उसमें इस तरीके से हमारी अमीनो एसिड अरेंज है। और इस अमीनो एसिड में एक के बाद दूसरी वाली, माना कि ग्लाइसिन है तो अलानिन है, अलानिन के बाद और कुछ है, जो है फिर वही होना चाहिए। अगर आपने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आपने कोई भी चेंज बेटा कर दिया
तब अगर इस प्रोटीन का नाम, लेट अस कंसीडर दैट अगर इंसुलिन है, इस प्रोटीन का नाम अगर पूरी तरीके से मिला करके अगर हमारी इंसुलिन है तो वो इंसुलिन नाम नहीं होगा, इंसुलिन नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वही मैंने कहा कि एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर मैंने क्या कर दिया, अगर डिस्टर्ब कर दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स डिफरेंट प्रोटीन, हमारी प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्रोटीन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा एक बात और बेटा, ठीक है, इसमें देखिएगा जितनी भी गांठ पड़ी हुई है ये सब क्या है बेटा, अमीनो एसिड है। हर एक अमीनो एसिड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के द्वारा बनी होगी, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा बनी होगी। हैव ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, केवल सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। आप खुद ही सोचिए, पेप्टाइड बॉन्ड से हर एक अमीनो एसिड इस तरीके से लिंक अप है, अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो हमारी अमीनो एसिड का सीक्वेंस इधर से उधर, ऊपर से नीचे, या एक को रिमूव कर दिया, कुछ भी हो सकता है। एनी चेंज अगर आपने किया तब हमारी प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारी इस प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, हैव लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जैसा इसमें वैसे ये फिलहाल अभी आगे बात मैं करता हूं। एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। कौन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इस तरीके से अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आइए अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हैं। मैं अभी अल्फा हेलिक्स की बात किया कर रहे हैं बेटा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पॉलीपेप्टाइड अगर चेन अगर मैं लूं तो जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, अमीनो एसिड जो आपस में पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जो बंधे होते हैं, वहां पर जो होता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल की अगर बात किया जाए, ठीक है, इस तरीके से ट्विस्ट होकर के जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये हुआ, अभी मैंने बताया था आपको, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था बेटा। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं दिखा दूं तो दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन गया बेटा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड से CONH ग्रुप होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, एक अगर यहाँ CO है, यहाँ पर अगर NH है, तो यहाँ से यहाँ पर आपस में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक अल्फा हेलिक्स स्क्रू रूल की तरीके हो जाएगा। इसको अगर मैं फिगर में अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं ये। ठीक है, ये हमारा माना कि ये हमारा CO ग्रुप है, यहाँ पर हमारा NH ग्रुप है। तो इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारा अगर N है तो ये हमारा H ग्रुप, इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से राइट हैंडेड स्क्रू जैसे हमने अभी बात फिगर इस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने। यहाँ पर लेट अस कंसीडर दैट अगर N और यहाँ पर H ग्रुप अगर है, यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर CO ग्रुप है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। वही मैंने बताया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स, और ये कौन सा बॉन्ड होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक, अगर मैं बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ऑल पेप्टाइड चेन, एक पेप्टाइड चेन की बात यहां कर रहे थे, यहां पर कई पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं। ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात किया जाए, आर स्ट्रेच आउट टोटल पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, जितना भी एक्सटेंशन हो सकता है उतनी उस तरीके से क्या कहते हैं, एक्सटेंशन करके स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, सीट नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, चादर नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात याद करने वाली चीज है, यहां पर जो बॉन्ड होता है बेटा कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंट्रा का मतलब होता है किसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर, किसी अगर इसको मैं एक मॉलिक्यूल मानूं तो किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। अगर यहाँ पर अगर मैं देखूं बेटा तो CO ग्रुप यहाँ पर है माना कि, और ये हमारा इस तरीके से अगर NH इस तरीके से हमारा H इधर हुआ,
इस तरीके से अगर मैं बात करूं, और दूसरा हमारा इस तरीके से ये हमारी एक क्या पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर हमारी इस तरीके से CO ग्रुप हुई यहाँ पर हमारा N क्या कहते हैं इस तरीके से H ग्रुप हुआ, और यहाँ पर इस तरीके से, तो इसके बीच में जो होती है वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर सकते हैं इस तरीके से। एंड जो एनसीईआरटी में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, फिगर बनाना इस तरीके से सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इसमें बीटा प्लेटेड चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, तीसरी पॉलीपेप्टाइड, एक दूसरे पॉलीपेप्टाइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर किसी एक पॉलीपेप्टाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसे बोलोगे इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा का मतलब होता है किसी एक मॉलिक्यूल या इसी मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसे बोलेंगे क्या, अल्फा हेलिक्स। बोले कि वो कौन सा बॉन्ड होगा, इंट्रा। इंट्रा का मतलब किसी एक में, इंटर का मतलब किसी दूसरे पॉलीपेप्टाइड के साथ, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में बेटा अभी अगर देखें, इट रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, फोल्ड अप होती है, ठीक है। और मेन फोर्स व्हिच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, ये एक जनरल पॉइंट है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बात कर लिया जाए, तो ये हमारा क्या, कौन स्टेबलाइज करेगा इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, कहने का मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे फोर्स की अगर बात की जाए सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं तो इसको मैं दिखा सकता हूं। ये हमारी कौन सी थी स्ट्रक्चर थी बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर था, इस तरीके से मैंने इसको हमने दिखाया था, तो ये हमारा क्या बना था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था। अगर मैं इस तरीके से पूरी फोल्डिंग कर दूं, इसको पूरी तरीके से फोल्ड अप कर दिया जाए, इस तरीके से अगर फोल्ड अप कर दिया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। वही मैंने कहा, इट रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड की पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, फोल्डिंग कर दिया। ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये जैसे हमारा पॉलीपेप्टाइड है, इस तरीके से हम अगर ये कहें कि हमारा क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो हमारा, हालांकि ये ऐसे भी हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है, जैसे मैंने भी बताया था, ठीक है। जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन होती है बेटा, और हमारी जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, दोनों के दोनों जो प्रोटीन हुआ करती हैं, वो दोनों के दोनों एग्जांपल किसकी हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर की हैं, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर का अगर कहा जाए तो एग्जांपल बताओ, क्या बताएंगे आप, फाइब्रस प्रोटीन एंड क्या बताओगे, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अभी तक हम क्या कह रहे थे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड अप हुआ करती थी, या एक ही टाइप की, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अगर मैं एक, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर हम ले लें, ठीक है, जिसको हम अपने वर्ड में देते हैं इस तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड को सब यूनिट बोलेंगे। एक सब यूनिट, दो सब यूनिट, तीन सब यूनिट, जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उस तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर कई पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर हम ले लिया जाए और ऐसे ही फोल्डिंग अगर इस तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर बनाया जाए, तो हमारा वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक ब्लैक सा, हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन है बेटा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट ये हमारी कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अगर केवल ये था, ये था बेटा, एक बार फिर से मुझे बोलना पड़ेगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये हमारी जो फोल्डिंग हुई थी बीटा प्लीटेड सी या स्ट्रेच वाला, वो क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं इस तरीके से कर दिया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन अगर ये यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये व्हाइट वाली भी मैं इस तरीके से ब्लैक यूनिट, अगर दोनों को भी इस तरीके से अगर हम बना लें, इस तरीके से मिला लें, तो दिस स्ट्रक्चर इज क्या होगा बेटा, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो, कम से कम क्या है, दो सब यूनिट है बेटा। सब यूनिट बोले, एक ब्लैक सब यूनिट, एक हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट सब यूनिट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर करने जा रहे थे हम। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को अगर हम देखें तो प्रोटीन, सबसे पहले उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि नेटिव प्रोटीन क्या होती है। नेटिव प्रोटीन वो होती है बेटा कि जो हमारे, ऐसी प्रोटीन जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट हो,
और उसका अपना खुद का यूनिक अनुपम स्ट्रक्चर हो, अपना अनोखा स्ट्रक्चर, जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है यूनिक स्ट्रक्चर वो हो, और बायोलॉजिकली कैसा हो, वो एक्टिविटी फॉलो करता हो, यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिव हो, ऐसी प्रोटीन का नाम होता है नेटिव प्रोटीन। हमने लिखा है प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाली प्रोटीन को क्या नाम देंगे, नेटिव प्रोटीन। फिर मैं कहना चाहता हूं कि प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज। अगर मैं क्या करूं, ठीक है, अगर मैं फिजिकल चेंजेस करवा दूं, जैसे कि अगर फिजिकल चेंजेस में क्या कर दूं, चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं बेटा, या चेंज इन द पीएच, केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन को अगर चेंज कर दिया जाए, उसके पीएच को चेंज कर दिया जाए या टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, तब हमारे प्रोटीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द पीएच, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा बोले तो प्रोटीन का अगर बॉन्ड हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जो ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होगा, ग्लोब्यूल का मतलब ये है कि अगर ये प्रोटीन है इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है, तब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हमारा क्या कहते हैं डिस्टर्ब होगा, तो ये हमारी प्रोटीन जो होगी अनकॉइल्ड हो जाएगी। जो कॉइल्ड हुई थी वो क्या हो जाएगी, अनकॉइल्ड हो जाएगी। जिससे क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। इस वजह से ग्लोब्यूल अगर वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से अगर है इस तरीके से अनफोल्ड हो जाएगा। अगर ये हमारे हेलिक्स के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा। अनकॉइल्ड करके इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोटीन लॉसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और जो प्रोटीन जो नेटिव प्रोटीन थी, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देगी, प्रोटीन लॉस कर देगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यही डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है बेटा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर ये लेट अस कंसीडर दैट कि अगर ये टर्सरी स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ग्लोबुलर फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा। अगर ये माना कि हेलिक्स के फॉर्म में है तब भी ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को हट करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कहने का मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि टर्सरी वाला और सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो ये था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन रही नहीं जाएगी। ठीक है, वो प्रोटीन ही पूरी तरीके से हमारी चेंज हो जाएगी। अभी इससे पहले मैंने बताया है, वही बात है कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, जब डीनेचुरेशन होता है बेटा, तो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट बोले तो बना रहता है। कभी भी डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा डिस्टर्ब नहीं होता। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो प्रोटीन का नाम ही चेंज हो जाएगा, हमारी प्रोटीन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते थे। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम देखें तो बड़ा ही एग्जाम्पल, बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, अगर जो कि हमारे जनरल लाइफ में आप लोगों को अभी मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कोagulation of egg white, जो एग में व्हाइट पार्ट होता है उसका क्या हो जाए, कोagulation। जब भी हम क्या करते हैं, एग अंडे को हम बॉयल करते हैं बेटा, तो पहले वो हमारा क्या इस तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहा होगा। जब हमने उसको गर्म किया तो उसका सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया होगा, लेकिन अभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट होगा। कोagulation ऑफ एग व्हाइट पार्ट की अगर बात किया जाए तो ये इसका एग्जांपल, एक ये एग्जांपल है, और दूसरा हमारा क्या है बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ क्या होता है, मिल्क की बात किया जाए। अगर मैं कहूं कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात किया जाए तो जो मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड के जनरेशन की वजह से होती है। वो लैक्टिक एसिड कहां से आता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है बेटा, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाती है, मिल्क जो होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात किया जाए तो एक एग्जांपल ये हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, और कोagulation ऑफ एग व्हाइट पार्ट की अगर बात किया जाए तो यहां पर इसकी भी बात कर लिया। दो एग्जांपल हमारे हैं इस तरीके से, बस। ठीक है।